आज है 14 फरवरी और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अपने आप को ऐसा लॉ नहीं जो इसको क्लियरली डिफाइन करता हो या क्लियरली मतलब बताता हो कि क्या है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या किस केस में कहा जाएगा। ये बस जो कोर्ट के जजमेंट्स हैं उससे इवॉल्व हुआ एक तरह का डेफिनेशन है। और इसमें कोई कई तरह की फाइनेंशियल गेंस, एडवांटेज और बेनिफिट्स होते हैं। और ये इमैटेरियल है कि कितना प्रॉफिट उसको मिला, ठीक है। वो जो थोड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ठीक है। इससे मतलब नहीं कि कितना मिला, अगर उसको प्रॉफिट मिला 1 रुपये का भी मिला तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आएगा, ठीक है। या नहीं भी मिल रहा है, किसी दूसरी तरह से उसको फ़ायदा मिल रहा है तो भी वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता है, ठीक है, अगर वो उस पोजीशन को होल्ड कर रहा है। 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में बताया था कि क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तय करने के लिए। तो उसमें बताया था कि जो ऑफिस है वो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, या गवर्नमेंट के पास पावर उसको टर्मिनेट करने के लिए, ठीक है, या गवर्नमेंट जो है वो उसके रिम्यूनरेशन को डिटरमाइन करती हो, या उसके जो रिम्यूनरेशन सोर्सेज है वो क्या है, पावर जो उस पोजीशन पे है, ठीक है, उस पोजीशन की जो भी पावर है, ये सब सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को देखने के लिए। एमएलए एमएलसी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए फाइनल अथॉरिटी जो होती है वो गवर्नर होता है, ठीक है। और वो जो है, जो इलेक्शन कमीशन का जो भी ओपिनियन होगा उसके हिसाब से काम करते हैं। और उनका जो डिसीजन होता है वो एक तरह से फाइनल होता है, उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया सकता, ठीक है। और फिर जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है अपने यहाँ कई जगह कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है, मेंशन है लेकिन डिफाइंड नहीं है। जैसे आर्टिकल 191 है, उसमें बताया गया है कि अगर कोई एमएलए जो है वो अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होल्ड करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आर्टिकल 102 में एमपी के खिलाफ है, एमपीज अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं तो उनको भी वो भी क्या कहते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ऑल इंडिया डोमेस्टिक वर्कर सर्वे 2021 में कंडक्ट किया गया था लेबर ब्यूरो द्वारा, और ये अपनी तरह का पहला ऐसा सर्वे था जो इन पर बेस डोमेस्टिक वर्कर्स पर, ठीक है, सारे स्टेट और यूटीज में किया गया था। लेबर ब्यूरो की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर में। और ये कुछ और चीज़ें, कुछ और जो सर्वेज हैं उनको भी रिलीज़ करती है, जैसे क्विक एम्प्लॉयमेंट सर्वे और एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे, ठीक है। और ये उसके अलावा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ये इसको भी रिलीज़ करती है। एग्रीकल्चर और रूरल लेबरर्स पर डाटा रिलीज़ करती है। रिटेल प्राइस इंडेक्स जो कुछ सिलेक्टेड कमोडिटीज होती हैं अर्बन एरियाज में उनको भी रिलीज़ करती है। हमारे संविधान का आर्टिकल 82 और 170 पार्लियामेंट को ये पावर देते हैं कि हर सेंसस के बाद वो जो नंबर ऑफ सीट्स हैं लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में उसको रीएडजस्ट कर सके, ठीक है। इसके लिए जो पार्लियामेंट है वो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट बनाता है, इनैक्ट करता है, और डिलिमिटेशन कमीशन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और ये जो काम करता है वो इलेक्शन कमीशन के सहयोग से काम करता है। इसमें 3 मेंबर होते हैं बेसिकली। एक सुप्रीम कोर्ट के वर्किंग या रिटायर्ड जज होते हैं जो उसके चेयरपर्सन होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उसमें, और जो जिस स्टेट के लिए मतलब कंसर्न है वो उसके जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो होते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट ने डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट को 4 बार इनेक्ट किया है, 1952, 1962, 1972 और 2002, ठीक है। 1981 और 1991 में इनेक्ट नहीं हुआ था ये, ठीक है। और उसके बाद अमेंडमेंट लाया गया था और चीज़ों को फ्रीज कर दिया था कि नेक्स्ट जो डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा वो 2026 में बनेगा, ठीक है। फिर आदि महोत्सव, ये एक तरह का एनुअल ट्राइबल फेस्टिवल है जो कि 2017 में शुरू हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और ट्राइफेड के द्वारा। इस बार की थीम होगी अ सेलिब्रेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट कल्चर एंड कॉमर्स। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसको ट्राइफेड कहते हैं। ये 1987 में बना था मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत, और ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर में काम करती है। इसका उद्देश्य है कि जो ट्राइबल पीपल जो है वो कोई भी प्रोडक्ट जो बनाते हैं उसकी मार्केटिंग करना, ठीक है। ट्राइब्स इंडिया नाम का ब्रांड है जो उन सारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है। एरो इंडिया का 14th एडिशन हुआ, ये ग्लोबल एविएशन ट्रेड फेयर है, ठीक है। ये बेंगलुरु में हुआ इस बार, और ये हर 2 साल पे होता है। और इस बार की थीम थी द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। फिर इन्फो क्रॉप सिमुलेशन मॉडल, ये 2004 में लॉन्च किया गया था आईएआरआई द्वारा। आईएआर मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली में है, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि ये एक सिमुलेशन मॉडल के थ्रू एसेस करती है कि क्रॉप यील्ड कितनी होगी, या पेस्ट के कारण जो नुकसान होते हैं वो कितने होंगे, या कोई भी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट जो भी एग्रो इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रही हो, ठीक है। इसका जो सेकेंड वर्जन था वो 2015 में लॉन्च किया गया था, और इसमें जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होते हैं क्लाइमेट चेंज के उसको स्टडी करने की मतलब उद्देश्य था इसका। और क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कितना यील्ड करेंगी, ठीक है, वो सब चीज़ें इसमें सिमुलेट की गई थी।
फिर तपस यूएवी, तपस का मतलब है टैक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस बियॉन्ड हॉराइजन, जिसको रुस्तम 2 भी कहते हैं। इसको बनाया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने, जो कि बेंगलुरु में है। इसने हॉल के साथ मिलकर बनाया है, हॉल और जो बेल है, तो संस्था है, गवर्नमेंट संस्था है, ठीक है। और इसका उद्देश्य है कि ये बहुत ऊंची जगह से सर्विलांस और रिकॉनाइसेंस कर सकता है, रियल टाइम हाई क्वालिटी पिक्चर्स ले सकता है। इक्वेटोरियल गिना में मार्बर्ड डिसीज़ फैला है। मार्बर्ड डिसीज़ जो है मार्बर्ड वायरस से होता है, और ये जूनोटिक आरएनए वायरस है। जूनोटिक मतलब एनिमल बॉर्न, और मार्बर्ड जो है वो इबोला वायरस फैमिली से ही है। ये दोनों एक ही फैमिली से हैं, फिलो वायरस, ठीक है। और सबसे पहली बार ये 1967 में रिकॉग्नाइज किया गया था मार्बर्ड और फ्रैंकफर्ट की लेबोरेटरीज में, जो कि जर्मनी में है, और बेलग्रेड में, जो कि यूगोस्लाविया में है, ठीक है। और ये इसको जो है वो जो अफ्रीकन फ्रूट बैट्स होते हैं वो कैरी करते हैं, और उन्हीं से फिर ह्यूमन में आता है, और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है इस केस में भी, ठीक है। ये ह्यूमन और एनिमल दोनों को इफेक्ट करती हैं। तरकशा एक्सरसाइज, ये इंडिया और यूएस मिलिट्री द्वारा कंडक्ट किया गया चेन्नई में, तमिलनाडु में। और इसमें इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और यूएस की तरफ से उनकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज ने। इसका फोकस होगा CBRN टेरर रिस्पॉन्स पर। CBRN का मतलब है केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, ठीक है। उसके बाद रयाना बरनावी, ये सऊदी अरेबिया से हैं, और पहली अरब वुमेन होंगी जो कि स्पेस में जाएंगी। और ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पर जाएंगी। इनको जो फैल्कन 9 रॉकेट है स्पेस एक्स का, वो कैरी करेगा। तो ये था आज हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।